गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, जय हिंद। आज है 3 अप्रैल 2023 और आज के दैनिक समसामयिक से रिलेटेड जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो सकते हैं मैं उसे इस वीडियो में कलेक्ट करके लेके आया हूं। अगर आप किसी ऐसे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं जिसमें करंट अफेयर पूछा जाता है तो ये वीडियो निश्चित तौर पे आपके लिए एक रामबाण साबित होने वाली है। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। क्यों? क्योंकि एक एक क्वेश्चन को जैसे जैसे आप देखते जाएंगे वैसे वैसे ये दिमाग में आपके एक एक करके इन होते जाएगा और जब आप एग्जाम देंगे ना तो सिर्फ क्वेश्चन आएगा, ऑप्शन आएगा, सीधे टिक सीधे टिक। तो सीधे टिक करने के लिए ध्यान से देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व बैंक के अध्यक्ष पद पर निर्विरोध किसे चुना गया है? तो कौन सा बैंक है? विश्व बैंक। एक मिनट मैं पेन ले लेता हूं। आ गई पेन। तो विश्व बैंक के प्रमुख कौन चुने गए हैं? तो इस समय है डेविड मालपास। और चुने जाने की सबसे ज्यादा संभावना किसकी है? वो ये है, क्या नाम है इनका? अजय बंगा। अजय बंगा। क्या हुआ कि अभी 30 मार्च को 30 मार्च 2023 को सब लोग को अपने अपने देश से एक नॉमिनेशन देना था कि हम अपने देश से इनको चुनना चाहते हैं कि ये हो रहे हैं। और अमूमन मैक्सिमम तक तो अमेरिका के ही बनते थे वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष, लेकिन इस बार सबकी थी तो कोई भी अपने देश के नाम नहीं दिया है, अपने तरफ से प्रतिनिधि चुन के नहीं दिया है। तो जब इलेक्शन में कोई उठा ही नहीं, उठे अकेले अजय बंगा, भारत देश ने इनका नाम दिया है और सिंपली अब इन्हीं की चांसेस 100% है कि यही सेलेक्ट होंगे। क्यों? इससे पहले क्या हुआ था कि अजय बंगा जी क्या किए थे कि देशों की यात्रा किए थे, जैसे ईरान की, फिर चाइना की, भारत की, रूस की, जितने बड़े बड़े देश है सबकी देशों की यात्रा किए थे और वहां के लोगों से मिलके पहले ही सब टाई अप कर लिए कि देखिए कुछ भी हो जाए वोट तो हमें मिलना चाहिए, प्रधानी तो इस बार हम ही जीतेंगे। तो अजय बंगा इस बार जीत गए। अब इंडिया के थोड़ा जुगाड़ू तो रहेंगे तो पूरा जुगाड़ लगा के अपना सेट कर लिए है और इसीलिए अभी करंट अफेयर में भी पढ़ाया जा रहा है। अभी सेलेक्ट तो नहीं हुआ है लेकिन अब 100% कंफर्म है कि यही सेलेक्ट होंगे। तो क्या नाम है इनका? अजय बंगा। याद कर लीजिए, जब एग्जाम में आएगा ही आएगा। तो क्या है इसका नाम? वर्ल्ड बैंक। कब स्थापना हुई थी? जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ था। कब हुआ था सेकेंड वर्ल्ड वॉर? तो हुआ था 1939 में स्टार्ट हुआ था। खत्म कब हुआ था? तो 1945 में। तो 45 में इस बैंक की स्थापना हुई थी, 1945 में। अब किस शहर में स्थापना हुई थी? तो वॉशिंगटन डीसी में। कहां पे? वॉशिंगटन डीसी। वॉशिंगटन डीसी किस देश में पड़ता है? अमेरिका की कैपिटल है तो अमेरिका में पड़ता है। किस कॉन्टिनेंट में पड़ता है? नॉर्थ अमेरिका में पड़ता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर है बी, अजय बंगा। और इस समय यानी अजय बंगा किसको रिप्लेस करने जा रहे हैं? तो डेविड मालपास को। इसके बाद तीसरे नंबर पे ये जेनेट येलेन लिखा है। ये कौन है? ये अमेरिका की पहली ऐसी महिला वित्त मंत्री है या फिर वहां के ट्रेजरी हेड है। क्या नाम है? जेनेट येलेन। जिनके नाम पे यानी क्या होता है कि आप अमूमन देखे होंगे नोट पे क्या होता है, किसी पुरुष की सिग्नेचर होती है। आप डॉलर देख लीजिए, कहीं की देख लीजिए, मैक्सिमम पुरुष की सिग्नेचर होती है। लेकिन ये पहली ऐसी महिला बनने जा रही है जहां पे नोट पे पहली महिला ट्रेजरी ऑफिसर की साइन हो रही है। तो ये अपने आप में भी बहुत भयंकर करंट अफेयर है एग्जाम की दृष्टि से। तो एकदम मतलब जैसे होता है ना कि आम का सीजन आ रहा था, एकदम जैसे ढेर सारे फल लगे होते हैं लेकिन उसमें एक होता है कि टपकेगा ही टपकेगा अभी शाम तक। तो बस ये है कि अब ये टपकेगा ही टपकेगा। और क्रिस्टलिना जॉर्जिवा किसकी है? IMF, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, इनकी हेड है। अब आगे देखते हैं। इसके बाद है डिल्मा रूसेफ। आपने सुना होगा नेशनल डेवलपमेंट बैंक, NDB, नेशनल डेवलपमेंट बैंक। किसने इसकी स्थापना की? तो इसकी स्थापना की ब्रिक्स ने। ब्रिक्स मतलब ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। ये 5 सबसे तेजी से उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं वाले देश हैं जिन्होंने अमेरिका को काउंटर करने के लिए ब्रिक्स बनाया। क्यों? क्योंकि अमेरिका और रूस की लड़ाई में रूस तो टूट गया, अमेरिका पड़ा रहा। तो अब अमेरिका को काउंटर करने के लिए सभी देशों को मिलना पड़ा। तो ब्रिक्स ने बनाया NDB। NDB में टोटल कितने देश हैं? NDB में टोटल देश है 9। कैसे 9 है? तो सबसे पहले ब्राजील में देख लेते हैं। तो ब्राजील, ब्रिक्स का क्या? बी से ब्राजील, देखिए ब्रिक्स है BRICS। ये हो गया ब्राजील, ये हो गया रसिया, ये हो गया इंडिया, ये चाइना, ये साउथ अफ्रीका। फिर इसके साथ कौन सा देश आता है? उरुग्वे, बांग्लादेश,
फिर संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई, और अभी पिछले हफ्ते कौन सा नया देश इसमें शामिल हो गया है? इजिप्ट या मिस्र, यानी टोटल 9 देश है। और इनकी अध्यक्ष कौन बनी है? ये बनी है अभी 3 दिन पहले की घटना है। कौन बनी है? डिल्मा रूसेफ। कौन बनी है? डिल्मा रूसेफ। आईएमएफ क्या है? इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड। ये लोन देता है आप लोग को आराम से, अगर आपकी अर्थव्यवस्थाएं डूब रही हैं, आप पाकिस्तान जैसी कंडीशन में आप कर्जा लेके आपकी जान जा रही है, आपने कर्जा लेके घर बनवा लिया, फॉर्च्यूनर खरीद लिया है, और जो आपकी क्या कहते हैं जो जॉब थी जा चुकी है, तब आप क्या करेंगे? अगर मान लीजिए कि आपने खूब ढेर सारा लोन ले रखा है, बिल्डिंग बनवा ली, घर खरीद लिया, और कमाई कहीं से जो हो रही थी वो जॉब चली गई, तो ऐसी केस में लोन देता है आईएमएफ। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी भी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद हुई थी 1945 में, कि इन लोगों ने सोच रखा था कि जब कोई देश एकदम लूट जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, हाय तौबा मचेगी, तब हम चल के उसको पैसा देंगे और फिर देश ही खरीद लेंगे। कुछ ऐसा ही इन लोगों की टेक्निक देख के लगता है। तो 1945 में कहाँ हेडक्वार्टर? वॉशिंगटन डीसी। कहाँ पे? वॉशिंगटन डीसी, वही अमेरिका वाला नॉर्थ कॉन्टिनेंट में। कौन है इनकी हेड? क्रिस्टलिना जॉर्जीवा। क्या नाम है इनका? क्रिस्टलिना जॉर्जीवा। टोटल इसमें कितनी कंट्रीज में शामिल है? तो 190, 190 देश इसके सदस्य देश हैं। और सबसे लास्ट वाला कौन है? लास्ट में देखिए क्या है? जीरो है। जीरो को हम लोग क्या बोलते हैं? अंडा। क्या बोलते हैं? अंडा। तो अंडा से बना अंडोरा। इसका 190वां सदस्य कौन सा है? अंडोरा। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दूध में मिलावट का पता लगाने हेतु पेपर आधारित, किसने भाई बना दिया इसको? कैसा है? पेपर आधारित, कागज से बनने वाला है, पेपर बेस्ड बना है, पोर्टेबल डिवाइस का विकास किसने किया है? मतलब एक दूध को चेक करने वाली डिवाइस बनाई गई है जिसमें सिर्फ एक बूंद दूध डालना है। मतलब कितना? 1 ml। कितना? 1 ml आप दूध डालेंगे और आपको 30 से 40 सेकंड के अंदर पता चल जाएगा कि दूध में कौन कौन सी मिलावट हुई है कि नहीं। सबसे पहले कि उसमें पानी मिलाया हुआ है कि नहीं, ये पता चल जाता है। अच्छा, पानी मिला देना भी इतना खतरनाक नहीं होता। और बता दें क्या क्या चीजें मिलती हैं। कुछ लोग क्या करते हैं कि इसमें डिटर्जेंट मिला देते हैं, वही जिससे आप कपड़े धोते होंगे उसको मिला देंगे। कुछ लोग इसमें सोप मिला देंगे, लाइफबॉय, लक्स, हमाम, इस टाइप के। फिर कुछ लोग इसी में मिला देंगे स्टार्च मिला देंगे। फिर और क्या मिलाएंगे? यूरिया मिला देंगे। यूरिया से भी पेट नहीं भरा तो इसके बाद सॉल्ट मिला देंगे। सॉल्ट हो गया तो इसके बाद मिला देंगे हाइड्रोजन पीरॉक्साइड H2O2 या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3, ये O कैपिटल है, NaHCO3। ये सातों चीजों को चेक करने के लिए बनाया गया है हमारा, क्या बनाया गया है? पेपर आधारित पोर्टेबल डिवाइस। क्या है इसका नाम? मिल्क किट। मैं इसको लिख देता हूं, क्या है? मिल्क किट। तो किसने बनाया ये बनाया है आईआईटी मद्रास ने। आईआईटी मद्रास ने। पेपर बेस है, सिंपली सस्ता होगा। 1 ml दूध की बूंद लीजिए, 30 से 40 सेकंड में आंसर दे देगा। ये मिक्सचर है, तो सिंपली दूध की चेकिंग मैक्सिमम बढ़ जाएगी। क्या है कि अगर आप कहीं शहर या सिटी में रहते हैं तो आपको दूध लेना ही पड़ता है। दूध लेते हैं तो सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि उसे पीते तो मैक्सिमम बच्चे ही हैं, और बच्चे अगर ये केमिकल वाला दूध पियेंगे तो ये केमिकल वाले हो जाएंगे, डब्बा वाला दूध पियेंगे तो डब्बा हो जाएंगे। तो इनको डब्बा होने से बचाने के लिए कोई तो जांच तंत्र होना चाहिए, तो वही जांच तंत्र की व्यवस्था की है आईआईटी मद्रास ने। तो अब देखते हैं आगे समुद्र, कुछ और इन्वेंशन इसी टाइप के भी हाल ही में हुए हैं आईआईटीज के द्वारा, उसको देख लेते हैं। हाँ, समुद्र की लहरों से बिजली बनाने के लिए ओशियन वेव एनर्जी कन्वर्टर विकसित किसने किया है? तो समुद्र के पास कौन सा आईआईटी है? मद्रास ने इसको भी किया है, तो आईआईटी मद्रास। इसके बाद क्वांटम नेटवर्क में शामिल होने वाला पहला भारतीय संस्थान कौन सा बन गया है? तो ये भी टाइटल अपने नाम किया है आईआईटी मद्रास। भारत का पहला स्वदेशी पॉलीसेंट्रिक प्रोस्थेटिक घुटना मीन्स नी, ये जो पैर के पास होता है घुटना, कदम, इसका नाम क्या है? कदम, बनाया गया है। इसको भी किसने बनाया? आईआईटी मद्रास। बहुत काम किया आईआईटी मद्रास ने। फिर है गन्ने के
कचरे से, गन्ने से तो चीनी सब बना रहे हैं, गन्ने के कचरे से चीनी उत्पादन की विधि किसने बनाई है? वाह, किसने बनाई है? आईआईटी गुवाहाटी। आईआईटी गुवाहाटी। दुनिया की पहली सेल्फ ड्राइविंग ट्रेन किसने बनाई है? किसी यूरोपियन कंट्री ने ही बनाई होगी, सिंपली जर्मनी। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में केरल ने पहला, ये मैंने जर्मनी इसलिए बोला कि ड्राइविंग बिना ड्राइवर के चलने वाली ट्रेन बनाई। एक मिनट में इसको फिर से एक बार क्लियर कर देता हूं। देखिए, दुनिया की पहली सेल्फ ड्राइविंग ट्रेन इसलिए मैंने बोला कि ये यूरोपियन कंट्री बनाई, क्योंकि आदमियों की कमी वही है। हमारे इंडिया में आदमियों की और टेक्नीशियन की, इंजीनियर्स की कमी नहीं है, इसलिए मैंने बोला कि इंडिया वाले थोड़ी ऐसा करेंगे, क्या जरूरत है, हमारे पास मैन पावर खुद ही तगड़ी है। तो इसके बाद है, हाल ही में केरल ने पहला सर्वोच्च नागरिक सम्मान केरल ज्योति, क्या है? केरल ज्योति। जिस तरह भारत में सर्वोच्च सम्मान मिलता है भारत रत्न, उसके बाद कौन सा दूसरा सर्वोच्च सम्मान है? पद्म विभूषण, उसके बाद पद्म भूषण, पद्म श्री, यानी सेकेंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड पद्म अवार्ड है। पद्म अवार्ड में कौन सा है? विभूषण, भूषण, श्री, विभूषण, भूषण, श्री। उसी तरह इन्होंने बनाया है, क्या बनाया? केरल। अब जैसे पद्म है उसी तरह केरल है। इसके बाद है ज्योति, केरल ज्योति, फिर केरल प्रभा, फिर कौन सा है? केरल श्री। ठीक है, तो केरल पुरस्कारांगन, कुछ इसी तरह उन लोगों ने अपने समारोह का नाम रखा है, केरल पुरस्कारांगन, केरल पुरस्कारांगन। ठीक है, तो केरल ने पहला सर्वोच्च नागरिक सम्मान केरल ज्योति किसको दिया है? एमटी वासुदेवन नायर को। ये है एमटी वासुदेवन नायर, इन्हीं को मिला है केरल ज्योति। इसके बाद दूसरा देख लीजिए कि इसके बाद है केरल प्रभा। केरल प्रभा मिला है, अभिनेता है ये ममूटी, और उसके बाद टी माधव मेनन, एक सांसद है टी माधव मेनन, इनको मिला है, और लेखक ओम चेरी एन पिल्लई, इन तीन लोग को मिला है केरल प्रभा। इसके बाद आगे देखते हैं, नेक्स्ट है लेखक और कार्यकर्ता सांसद, एक परमेश्वरन नाम के सांसद हैं, और एक जादूगर है गोपीनाथ मुधुकर। ये इन्होंने कितनी वैरायटी रखी, कितनी अलग अलग फील्ड से सिलेक्ट किया, ये देखिएगा। ये जादूगर है गोपीनाथ, मूर्तिकार है कनाई कुनीराम, व्यवसायी है और सामाजिक कार्यकर्ता है चिटिया पिल्ली, फिर संगीतकार है विजय लक्ष्मी, बायोलॉजिस्ट है सत्यभामा दास बिजू। इन सबको मिला है केरल श्री। कितनी डाइवर्सिटी रखे हैं अपने प्राइज की डिस्ट्रीब्यूशन में, और ये केरल की सबसे अच्छी बात है। इसके बाद देखिए, हाल ही में नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, शॉर्ट फॉर्म में क्या हम बोलते हैं? NPCI। क्या हुआ कि 2004 के पास रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को जरूरत महसूस हुई कि कोई ऐसा होना चाहिए कि जो ऑनलाइन पेमेंट्स को रेगुलेट करे, उसके लिए नई नई पॉलिसीज बनाए। तो उन्होंने पॉलिसी बनाया NPCI, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ये सारे पेमेंट की देखरेख करती है NPCI। तो अब आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं, 2000 से अधिक यूपीआई लेन देन के लिए भुगतान ऐप पर कितना अधिभार लगेगा? तो 2000 से अधिक लेन देन क्या होता है कि आप गूगल पे, फोन पे से जाके दुकान पे पेमेंट करते हैं, तो इस सब क्या है कि एक तरह से अफवाह जैसा नहीं हो गया कि अगर आप यूपीआई से पेमेंट करेंगे तो 2000 से अधिक का जैसे पेमेंट ये कट गया, अगर आप 2000 से ज्यादा समझ लेंगे तो 1.1% का सेस लगेगा या अधिभार लगेगा। लेकिन ये सिर्फ उन लोगों पे है जो कि पीपीआई, किससे? पीपीआई, प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट। प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट ये क्या होता है? तो देखिए, आज से पहले जब यूपीआई नहीं चलता था, एक मिनट, आज से पहले जब यूपीआई नहीं चलता था तो आप लोग क्या करते थे? अपना कुछ पैसा बैंक में रखते थे, ठीक है, दूसरा पैसा कहां रखते थे? घर की अलमारी में रखते थे, तीसरा पैसा कहां रखते थे?
एक जेब में वॉलेट होता था, वॉलेट में रखते थे, तो वो वॉलेट अब डिजिटल हो गया है। अब आप फोन पे चलाते हैं, वो आपके अकाउंट का पैसा हो गया, और जो फोन पे वॉलेट होता है वो आपकी जेब का पैसा हो गया कि आपने अकाउंट से पैसे निकाले, वॉलेट में डाल दिया, अब कुछ भी खर्च करना है वहीं से खर्च होगा। अगर आपको अगले महीने बिजली का बिल भरना है तो आप उस वॉलेट का कोड उनको दे देंगे, उनको एक्सेस दे देंगे, जब बिजली का बिल आएगा वो आपके वॉलेट से काट लेंगे। अगर आपके वॉलेट में पैसा नहीं है तो आपके अकाउंट से काटने नहीं जाएंगे, वो वॉलेट के लिए अब वो चार्ज लेंगे। अब वो चार्ज कितना है? 1.1%। अब समझ में आया? अगर आप वॉलेट यूज नहीं करते तो आपके वॉलेट से पैसा कैसे कटेगा? और ये सिर्फ मर्चेंट लेन देन पर है। किस पे? मर्चेंट, यानी अगर आप पर्सनल यूज कर रहे हैं तो उसके लिए नहीं है। और जैसे अगर आप गए 20 रुपए का आइसक्रीम खाए तो उस पर आपका नहीं लगेगा, या 3000 कोई सामान खरीद लिए तो उस पर आप कपड़े खरीद लिए तो आप उसको उस पर नहीं लगेगा। लेकिन अगर आप पीपीआई यूज करते हैं, यूपीआई में भी प्रीपेड यानी एक वॉलेट यूज करते हैं, तो आपका 1.1% का सेस कट जाएगा। तो शुरू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में टेक्सास विश्वविद्यालय, कहां पे? टेक्सास विश्वविद्यालय द्वारा दूसरा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे प्रदान किया था? तो जो टेक्सास विश्वविद्यालय वो ऐसे किसी को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड नहीं देता, वो पूरी लाइफ की जर्नी को मेजर करता है। तो इसने पहला जो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया था वो दिया था अजीज संकार को, जो कि नोबेल प्राइज विनर थे। अब नोबेल प्राइज विनर की आप जानते हैं क्या अहमियत होती है, तो नोबेल प्राइज विनर थे, उनको दिया था। और अभी हाल ही में किसको दिया है? ये दिया है नवीन जिंदल को। किसको दिया है? नवीन जिंदल को, जो कि एक सांसद भी रह चुके हैं, जिंदल स्टील के मालिक भी रह चुके हैं, खुद टेक्सास में जाके पढ़ाई भी इन्होंने की है, वहां पे छात्र नेता भी रह चुके हैं, और छात्र नेता के रूप में उन्होंने वहां बहुत सुधार भी किए हैं। ये इंडिया वाली राजनीति में भी आ गए हैं, आपको तो पता ही होगा। तो नवीन जिंदल, तो इनको कौन सा अवार्ड मिला है? लाइफ टाइम अचीवमेंट का अवार्ड मिला है। कहां से मिला है? टेक्सास से। इसके बाद है रतन टाटा। रतन टाटा को क्या मिला है? ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया के अवार्ड। ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया किस देश ने दिया हुआ? ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया ने दिया हुआ, सिंपल। तो ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया किसको मिला है? तो ये मिला है रतन टाटा को। क्यों मिला? 2006 में जब ताज अटैक हुआ था, तब ये जाके रतन टाटा ने वहां के लोगों की भी मदद की थी। भले ही 1-2 लोग की, 3 लोग के साथ मृत्यु हो गई थी, लेकिन इन्होंने बहुत ज्यादा योगदान दिया था, तो वहां के लोगों ने खुश होके इनको अवार्ड दिया है। क्रिस्टोफर मार्टिन जेनकिंस स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट अवार्ड। क्रिकेट या कोई भी खेल लोग जीतने के लिए तो खेलते हैं, लेकिन जो खेल भावना होती है उस खेल भावना के लिए ये अवार्ड दिया जाता है, स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट। तो ये किसको मिला है? किसको मिला है? आसिफ शेख। किस देश से रिलेट रखते हैं ये है नेपाल के। वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार, ये किसको मिला है? वही जो सांप पकड़ने में एक्सपर्ट है, क्या नाम है इनका? आलिया। इनके लिए तालियां, आलिया के लिए तालियां बजा दीजिए, आलिया मीर, तालियां। इसके बाद है नेक्स्ट HF, ये थोड़ा सा गलत है, ये होगा AHF। AHF एशियान हॉकी फेडरेशन की एथलीट एम्बेसडर का अवार्ड किसको मिला है? टीटी। किसको? सलीमा टीटी को। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में राष्ट्रीय जीनोम नीति? क्या होता है कि अब देखिए धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीत रहा है वैसे वैसे लोगों की जीन्स में थोड़े थोड़े चेंज हो रहे हैं, है ना। पहले के लोगों की हाइट बहुत ज्यादा हुआ करती थी, धीरे धीरे वो कम हो रही है। पहले के लोगों की स्किन बहुत ज्यादा हार्ड हुआ करती थी, अब धीरे धीरे सॉफ्ट होती जा रही है। कुछ बॉडी के पार्ट रिमूव हो रहे हैं, जैसे कान का ये छोटा वाला हिस्सा होता है ये रिमूव हो रहा है। तो कुछ ना कुछ जीन्स में चेंजिंग हो रही है। तो जैसे जैसे जीन्स में चेंजिंग हो रही है तो इन लोगों ने क्या किया? इन लोगों ने 4 लाख, कितना? 4 लाख सैंपल कलेक्ट किया है। अब उस पर रिसर्च करेंगे कि जीन्स में क्या चेंजिंग हो रही है, और उसी चेंजिंग के हिसाब से जो जीन्स के जरिए बीमारियां एक दूसरे में ट्रांसफर हो रही है उसको रोकने के लिए इलाज करेंगे, ताकि बीमारियां आए नहीं। इलाज करना बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। तो किसने किया ये? UAE, संयुक्त अरब अमीरात। किसने किया है? संयुक्त अरब अमीरात। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघाई सहयोग संगठन क्या है? SCO, संघाई सहयोग संगठन कब स्थापना हुई थी? 2001 में। कितने सदस्य देश है? 8, और अभी एक देश और जुड़ गया जिससे हो गए 9। तो ये क्या बने हैं? अब ये कौन? सऊदी अरब। ये क्या बने हैं इस बार? ये बने हैं डायलॉग पार्टनर। अब उसमें 3 टाइप के लोग होते हैं,
एक तो उनके स्थायी सदस्य होते हैं, एक ऑब्जर्वर कंट्री होती है और एक होती है डायलॉग पार्टनर। तो ये बन गए डायलॉग पार्टनर। अब डायलॉग पार्टनर लास्ट स्टेप होता है उनके परमानेंट सदस्य बनने के लिए। तो ये लास्ट स्टेप में है, कुछ दिन बाद हो सकता है परमानेंट सदस्य भी बन जाए। तो कौन कौन से देश थे? तो देखिए संघाई सहयोग संगठन में सबसे पहले आप अपने देश से शुरू करते हैं, भारत। अब हमारा पड़ोसी कौन है? पाकिस्तान। पड़ोसी को छोड़ के थोड़ी चलेंगे। भारत, पाकिस्तान, इसके बाद चीन और रूस। देखिए दो दो का पेयर बना के याद करेंगे तो याद हो जाएगा। तो भारत, पाकिस्तान, चीन, रूस, इसके बाद कजाकिस्तान, फिर किर्गिस्तान, फिर तजाकिस्तान, फिर उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान नहीं है इसमें, क्योंकि तुर्कमेनिस्तान का रूस से लड़ाई चलता है और वो उनको आने नहीं देता। तो ये 8 देश है। और 9वें देश के रूप में कौन आ गया है? ये आ गया है रूस, और इस बार ये परमानेंट मेंबर के रूप में वहां रहेगा। इनके जो हेड है उनका नाम क्या है? जो इनके हेड है, जो महानिदेशक है, उनका नाम क्या है? झोंग मिन। आपको ऐसे सुन के चाउमीन लग रहा होगा, बट है झोंग मिन। क्या है? झोंग मिन। झोंग मिन। अब किस देश से होंगे? सिंपली समझ सकते हैं, चाउमीन से रिलेटेड है तो चाइना से ही होंगे, तो ये भी चाइना से ही है। तो कौन सा देश है? सऊदी अरब। सऊदी अरब ने ऐसा किया है। कैसा किया है? कि डायलॉग पार्टनर बने हैं किसके? एससीओ के, संघाई सहयोग संगठन के। तो आज का एक बार रिवीजन कर लेते हैं पहले क्वेश्चन से। हाल ही में विश्व बैंक के अध्यक्ष पद पर निर्विरोध किसे चुना गया है? तो ये चुना गया है अजय बंगा को। किसकी जगह लेंगे? डेविड मालपास की जगह लेंगे। इसके बाद है दिल्मा रूसेफ एनडीबी के अध्यक्ष बनी है। दूध में मिलावट के लिए जो मिल्क किट बनाई है आईआईटी मद्रास ने बनाई है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, केरल में पहला सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? केरल ज्योति। किसे मिला है? एमटी वासुदेवन नायर को। केरल प्रभा किसको मिला है? ममूटी, टी माधव मेनन, लेखक ओम चेरी अनंत पिल्लई को। इसके बाद नेक्स्ट है नेशनल पेमेंट्स यानी एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने 1.1% का सेस लगाया है 2000 से अधिक के पीपीआई पेमेंट पर। प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट, पीपीआई, प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट के पेमेंट पे लगाया। उसके बाद यूपीआई का फुल फॉर्म ये भी पूछ चुका है एग्जाम, अभी हाल ही में पूछा हुआ है। क्या है? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। क्या है? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस में लिख देता हूं, यही लिख देता हूं, यूनिफाइड पेमेंट। ये एग्जाम में पूछा जा चुका, अभी रेलवे का जब पेपर हुआ था तो उसी में पूछा हुआ था। और फिर रेलवे एएलपी की वैकेंसी आ रही है, रेडी हो जाइए, कमर कस लीजिए। इसके बाद है कि टेक्सास का कौन सा लाइफ टाइम अचीवमेंट इसको मिला है? नवीन जिंदल को। इससे पहले अजीत संकार को भी मिल चुका है। ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया किसको मिला है? रतन टाटा को। इसके बाद ये कौन सा अवार्ड? क्रिस्टोफर मार्टिन जेनकिंस स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट अवार्ड किसको मिला है? ये मिला है आसिफ शेख को। वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार किसको मिला है? आलिया मीर को। इसके बाद सलीमा टेटे उसकी एम्बेसडर बनी है। किस देश में राष्ट्रीय जीनोम से? तो ये किसके लिए हुआ है? यूएई, संयुक्त अरब अमीरात। एससीओ के डायलॉग पार्टनर कौन बने हैं? ये बने हैं सऊदी अरब। और कौन 9वां या अंतिम सदस्य कौन बना है? तो वो बना है ईरान। अब इसके बाद रिट। आपको मैं फंडामेंटल राइट पढ़ा रहा था, उसमें जब आर्टिकल नंबर 32 था संवैधानिक उपचारों का अधिकार, तो जब आपका कोई संवैधानिक चीजों का हनन होता है तो गवर्नमेंट रिट जारी करती है। रिट गवर्नमेंट के द्वारा दिया गया एक आदेश होता है। तो कितने तरीके की रिट जारी की जाती है? मैंडेमस, हैबियस कॉर्पस, प्रोहिबिशन, सेटररी, क्यू वारंटो। 5 हो गए, मैं पांचों को डिटेल से समझाता हूं। तो न्यायालय के द्वारा जारी की गई रिटों में कौन कौन सी रिट है? हैबियस कॉर्पस, हिंदी में क्या बोलते हैं? बंदी प्रत्यक्षीकरण। क्या बोलते हैं? बंदी प्रत्यक्षीकरण। इसमें क्या होता है कि पुलिस जब किसी को अरेस्ट कर ले जाती है तो उनको नियम है कि 24 घंटे के अंदर आप इसको कोर्ट में पेश करिए। अगर आप नहीं करते हैं
तो उनके खिलाफ हैबियस कॉर्पस जारी किया जा सकता है। किसी को निवारक निरोध के अगर अरेस्ट किया गया तो उसमें क्या हैबियस कॉर्पस लगता है? नहीं। लेकिन अगर किसी को ऐसे सिंपली अरेस्ट किया गया तो उसको हैबियस कॉर्पस लगाया जाएगा, जिसमें उनको सशरीर ले जाके दिखाना होगा। कहीं ऐसा नहीं इनको मार के डेड बॉडी लेकर पहुंचा दें तो सशरीर तो आगे नहीं, तो उनको सशरीर ले जाके उपस्थित करना होगा कोर्ट के सामने। ये कोर्ट कभी कभी लगा देती है कि क्या होता है कि कुछ लोग को 3 दिन 4 दिन 5 दिन 6 दिन अधिक का कैद कर लिया जाता है, तो उनको सशरीर पेश करने के लिए कोर्ट कह देती है। तो इसका होता है मैंडेमस। मैंडेमस का क्या मतलब होता है? परमादेश। परमादेश। जैसे आपके घर में कोई बड़ा होगा, जैसे एक सबसे हेड होते हैं, मतलब आपके पापा है तो सबसे बड़े हेड वही होंगे, या मम्मी है तो सबसे बड़ी हेड वो होंगी। लेकिन आपसे छोटा मतलब आपसे थोड़ा सा बड़ा भाई या बहन होगा, वो समझ लीजिए कि एक छोटा सा कोर्ट या न्यायालय, तो उसने कोई ऑर्डर दिया कि काम करो बाबू, जाके ये बुक उठा लाओ या मार्केट से सब्जी लेते आओ, तो अब तो आप मना कर दोगे, नहीं हम नहीं जाएंगे। लेकिन अब यही बात पापा सुन गए, अब वो बोल दिया कि जाओ लेके आओ, तो वो हो गया परमादेश। आपने छोटे मोटे आदेश को दरकिनार किया तो उन्होंने दिया परमादेश। अगर मान लिया कि किसी का ट्रांसफर हो जाता है, कोई पुलिस है उसका ट्रांसफर हो गया, तो अब वो कह रहे नहीं हम नहीं जाएंगे, या डीएसपी उनका ट्रांसफर हो गया तो कह रहे नहीं हम नहीं जाएंगे। अब उनका तबादला हो गया ऐसी जगह जो कि बहुत बियर्ड टाइप की है, जंगल टाइप की जगह, तो कह रहे नहीं हम जाएंगे ही नहीं, उन्होंने आदेश का अवमानना की। तो अब गवर्नमेंट उनको जारी करेगी मैंडेमस और कहेगी कि चुपचाप चले जाइए, नहीं तो जॉब तो जाएगी ही जाएगी, साथ में कार्यवाही भी होगी। तो मैंडेमस होता है परमादेश, आदेशों में भी सबसे परमादेश। इसके बाद है प्रोहिबिशन सेटरोरी क्यू वारंटो। क्यू वारंटो को बोलते हैं अधिकार परीक्षा। इसको मैं ऊपर नीचे क्यों बता रहा हूं वही बात बता दूंगा, इसको इस तरह करेंगे तो याद हो जाएगा, अधिकार परीक्षा। अब परमादेश देने के बाद अधिकार पूछा जाता है। क्या अधिकार पूछा जाता है? अगर मान लीजिए कि अगर आप किसी के घर में घुसते हैं तो लोग पूछते हैं ना किस अधिकार से आप घर में घुसे हैं। अगर मान लीजिए कि आप हॉस्पिटल में गए, अब एमबीबीएस डॉक्टर इलाज करते हैं, इंजेक्शन वही लगाते हैं, या कम से कम एक बीएमएस पर्सन लगाएगा, लेकिन अब वहां पे पता चल रहा है कि जो गेटकीपर है या रिक्शा चलाते चलाते आया और इंजेक्शन लगाना शुरू कर दिया, तो उससे गवर्नमेंट पूछेगी ना कौन हो भाई, तुम ये काम क्यों कर रहे हो, अपना अधिकार बताओ। तो इस अधिकार परीक्षा को बोलते हैं क्यो वारंटो। जैसे हम लोग पूछते हैं कौन हो, किस हक से आए हो, कौन हो भाई, तो उसी तरह गवर्नमेंट पूछती है क्यू वारंटो, कौन हो, क्यू वारंटो, तो क्यू वारंटो को बोलते हैं अधिकार परीक्षा। इसके बाद प्रोहिबिशन है और सेटररी। प्रोहिबिशन को क्या बोलते हैं? प्रतिषेध। प्रतिषेध क्या होता है कि जब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट अपने से नीचे वाली कोर्टों को देखती है कि क्या होता है कि जब बवाल हुआ यहाँ पे एक स्टेट में या एक डिस्ट्रिक्ट में और उसका निपटारा दूसरी जगह हो रहा है, तो जहां निपटारा हो रहा है उसको गवर्नमेंट या हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट बोलेगी कि आप अपना मामला यहाँ बंद करिए, वहां का मामला वहीं चलने दीजिए। वहां की कोर्ट जो है वो उसको देखेगी कि वहां का सत्र न्यायाधीश देखेगा, वहां का जिला न्यायाधीश देखेगा, आप उसको अपने अंडर में मत करिए। अब जैसे कि दो घर अगल बगल के हैं, एक घर का लड़का बदमाशी किया और उनको बगल वाला पीटेगा, तो कोई सभ्य आदमी को क्या कहेगा, आपका बेटा नहीं ना, आप उनको भेजिए, उनके मम्मी पापा उनको डांट लेंगे, उनको पता है कैसे डांटना है, क्या करना है। तो वही गवर्नमेंट कहती है कि हाई कोर्ट कहेगी, सुप्रीम कोर्ट कहेगी कि उनको उनके यहाँ भेजो, जो कोर्ट में वो अपना समझ लेंगे कि कूटना है कि पीटना है कि जेल डालना है, क्या करना है। तो ये हो गया प्रोहिबिशन, प्रतिषेध, सेटररी, इसको बोलते हैं उत्प्रेक्षा। उत्प्रेक्षा। उत्प्रेक्षा क्या होता है कि इसमें सुप्रीम कोर्ट कहेगी या हाई कोर्ट कहेगी किसी सत्र न्यायाधीश को या उसको कि आप एक काम करिए कि ये मामला अब आपके बस का नहीं है, अब आप सीधे हमारे पास भेजिए। कभी कभी प्रॉब्लम कुछ ऐसी आ जाती है कि लगता है कि अब सॉल्व नहीं होगी, तो घर में जो बड़े भाई होते हैं, वही एग्जांपल फिर से लेते हैं, जो बड़े भाई होते हैं वो कहते हैं अब पापा पास ले जाओ, अब हमसे नहीं होगा, या छोटे भाई पास प्रॉब्लम कहते हैं भैया के पास ले जाओ, अब हमसे नहीं होगा। तो वही क्या होता है कि अब वो खुद कहते हैं कि खुद ले जाओ, लेकिन भैया खुद कहे एक काम करो तुम्हारे बस का नहीं है, मेरे पास ले गए, पापा कहें कि अब तुम लोग हो चुका, अब मुझे तो मैं सॉल्व करता हूं, तो उसको बोलते हैं सेरिटोरेरी यानी उत्प्रेक्षा। अगर मान लीजिए कि आप कचहरी में गए या कोतवाली में गए, वहां पे दरोगा साहब है, उन्होंने आपको फांसी की सजा दे दी, तो आप पूछेंगे ना कि भाई आप तो दरोगा है, आप कैसे फांसी की सजा दे रहे हैं, तो गवर्नमेंट भी पूछेगी। तो
कोर्ट जो पूछेगी तो उसको बोलेंगे क्यू वेरेंटो। तो बस रिवाइज कर लेते हैं। हबीज कॉर्पस क्या होता है कि किसी को सशरीर, कैसे सशरीर पेश करना होता है कोर्ट में। इसके बाद मैंडेमस है परमादेश, कोई आदेश नहीं मानता तो उसपे परमादेश लाया जाता है। कोई अगर टीचर पढ़ा रहा है और अपना सिलेबस कंप्लीट नहीं कर रहा तो उसपे परमादेश लाएंगे। अब प्रोहिबिशन क्या प्राइवेट वालों पे लाएंगे? नहीं, प्राइवेट वालों की सैलरी नहीं दे रहे। प्राइवेट वाले कहेंगे कि सरकार देखिए सैलरी तो मिलती है 5,000, काम कराते हैं 8 घंटे, ऊपर से कह रहे हैं कि 4 घंटे और करो, तो आप ही बताइए कैसे होगा। तो गवर्नमेंट उसमें हस्तक्षेप नहीं करती। लेकिन अगर कुछ सामाजिक भेदभाव का मामला है, जो समाज पे कुछ बुरा असर डाल रहा है, तो गवर्नमेंट जरूर हस्तक्षेप करेगी। फिर सेटरोरी क्या है? उत्प्रेक्षा। उत्प्रेक्षा से पहले प्रतिषेध। जो छोटी गवर्नमेंट को मतलब छोटे निचली अदालत को बोलते हैं कि ये आपके क्षेत्र का मामला नहीं, दूसरे क्षेत्र का मामला है, उस केस को वहां ट्रांसफर कर दीजिए, तो इसे बोलते हैं प्रतिषेध। सेटरोरी क्या बोलते हैं? निचली अदालत को कहते हैं कि अब तुम लोग के बस का नहीं है, अब इसको हमारे पास भेजो, तुमसे बड़े बॉस हम हैं। और सबसे बड़ा बॉस कौन है? सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट जब देती है इसको तो बोलते हैं उत्प्रेक्षा, या हाई कोर्ट बोलते हैं तो उसे भी बोलते हैं उत्प्रेक्षा। क्यू वारंटो, व्हाट इज योर अधिकार, आपका अधिकार क्या है? क्यू वारंटो। इसके बाद आज का सवाल है कि बांग्लादेश की प्रधानमंत्री कौन है और इस समय वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? कौन? राष्ट्रपति कौन? ये दोनों क्वेश्चन है, इन दोनों का आंसर आप अपने कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। आपको ऊर्जावान बनाने के लिए कविता की कुछ पंक्तियां। मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है, मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है, मैं बंजर भूमि में पला बढ़ा, मृत्यु से जीवन खींचा है, मैं पत्थर पर लिखी इबारत हूं, शीशे से कब तक तोड़ोगे, मैं पत्थर पर लिखी इबारत हूं, शीशे से कब तक तोड़ोगे, मैं मिटने वाला नाम नहीं, तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। कीप स्टडी, कीप हेल्दी। थैंक यू।